हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं के लिए संचयन से स्मृति पाठ। इसका भाग हमने एक देखा था, आज हम देखेंगे भाग दूसरा। पहले भाग में हमने देखा था कि लेखक की जो चिट्ठियां सिर के टोपी के अंदर रखी हुई थी वो कुएं में गिर गई थी। दृढ़ दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। दृढ़ संकल्प अर्थात मन की इच्छा शक्ति, और दुविधा जो संकट था तो उसकी बेड़ियां कट जाती है। कहा गया है मेरी दुविधा भी दूर हो गई थी। दुविधा यानी जो संकट लेखक पर आ पड़ा था। कौन सा? कि जो बड़े भाई साहब ने चिट्ठियां दी थी वो कुएं में गिर पड़ी थी। अब कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। यह उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था। कितना भयंकर निर्णय था। क्यों भयंकर कहा गया है? क्योंकि नीचे कुएं में सांप है और सांप कभी भी डसकर उन्हें मार सकता था। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या? अब उन्होंने ठान ली है, कैसे ही करके हाथ में डंडा लेके मैं कुएं में उतरूंगा। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले। एक तरफ से ये मूर्खता है कि चलो चिट्ठियों को छोड़ दिया जाए, फिर से दोबारा नई चिट्ठियां लिखी जा सकती है सच बोलने पर। और दूसरी ओर कहा गया बुद्धिमत्ता से, तो दिमाग से काम लेकर कोई ऐसा मार्ग स्वीकार लिया जाए तो उसमें मौत भी सामने आए तो मैं हट ना पाऊं, और वह भी जानबूझकर। अर्थात इस छोटी सी उम्र में वो सब जानते थे कि जानबूझकर तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल अर्थात उसका फल क्या मिलने वाला है, उस फल की क्या चिंता, चाहे मृत्यु आए या मेरी जीत हो जाए, इस फल की उन्होंने चिंता नहीं की थी। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। विषधर अर्थात सांप। तो सांप से भिड़ने के लिए वो तैयार हो गए। फांसा फेंक दिया था। अब कौन सा फांसा फेंक दिया था? तो उसके साथ भिड़ने का, मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। मौत का आलिंगन अर्थात मृत्यु के अधीन होना, मृत्यु को जाना, और सांप से बचकर दूसरा जन्म मतलब सांप को मार, तो दूसरे जन्म की भी उन्होंने चिंता नहीं की थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा। लेखक के मन में अब विश्वास जाग गया है कि उनके हाथ में डंडा है और उससे वो सांप को मार देंगे, और तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। यानी उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं कुएं में उतरूंगा और चिट्ठियां पाऊंगा। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। अब छोटा भाई है, रो रहा है। अब भाई को भाई प्रिय होता है तो वो रो रहा है। उसे समझ में आया कि नीचे सांप है, कहीं वो बड़े भैया को चोट ना पहुंचा दे। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, रोते जा रहा है, उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं। वास्तव में अर्थात सच में, सच्चाई में मौत सजीव क्योंकि सांप तो जीवित है और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। मौत कैसी थी? तो कुएं में वो बैठी थी। किसके रूप में? सांप के रूप में। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ यानी हाथापाई के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, दो कानों से बंधी हुई धोतियां, 5-5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। अब जो उन्होंने धोती पहन ली थी, लेखक और उनके भाई ने सारी धोती मिलाकर उन्होंने धोती को एक सिरे से गांठ मारकर दूसरे सिरे से गांठ मारकर कुएं कुएं में पहुंचने तक
का नाप ले लिया। हम लोगों ने धोतियों को एक दूसरी से बांधी और खूब खूब खींचकर आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं। आजमाना, जांचना कि गांठ पक्की बैठी है या नहीं, नहीं तो वो गिर पड़ेंगे। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। उन्होंने जांच पड़ताल की कि रस्सी अच्छी तरह से रस्सियों को गांठ बंधी गई है। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। क्योंकि दोनों हाथों से नीचे उतरना है, इसलिए उन्होंने अपना दिमाग लगाया। पहले धोती को एक सिरे से डंडा बांधकर उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग अर्थात वह लकड़ी जिस पर चरस फूल टिकता है के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। अब लेखक खुद उस धोती की रस्सी के द्वारा नीचे उतरेंगे, तो उस धोती को कौन पकड़ेगा? उनका छोटा भाई। तो उसके हाथ में उस रस्सी को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसीलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया। अब इतना वजन वो नहीं उठा पाएंगे, इसलिए कुएं में जो डेंग थी उससे उसके साथ बांधकर उसके हाथ में दे दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। उन्होंने अपने भाई को भरोसा दिलाया, आश्वासन, भरोसा कि मैं सांप को मारकर ऊपर सही सलामत वापस आऊंगा। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। तनिक अर्थात जरा सा। लेखक ने पहले ही कई सांप मारे थे, इसलिए उनके मन में जरा सा भी सांप के बारे में भय नहीं था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हूंगा, 4-5 गज अर्थात दूरी पर जब लेखक थे, तब ध्यान से नीचे को देखा। अकल चकरा गई, यानी उन्हें कुछ न करने की सूझ गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि साफन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। अब रस्सी के सहारे नीचे लेखक जा रहे, तब थोड़ी 4-5 गज दूरी रही होगी, तब उन्होंने देखा कि कुएं के धरातल जमीन पर सांप ने फन उठा लिया है और वो लहरा रहा है। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, अर्थात जमीन पर। आधा भाग अग्र यानी आगे का, उसके शरीर का आधा हिस्सा जमीन पर उठा हुआ था और मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, लेखक का इंतजार कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था। उसी कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। अब सांप को भी समझ में आ गया, डंडा हिल रहा है और लेखक नीचे उतर रहे हैं। घातक जो नुकसान पहुंचाए, घात करने वाला। इस स्थिति में सांप भी बैठ गया। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है ना। सपेरा बीन बजाता है तो सांप खिलता है। तो उसी तरह सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता है और फुंकार मारकर चोट करता है। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी अर्थात शत्रु, मैं अर्थात लेखक, उसके कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटका रहा था। अब थोड़ी सी दूरी पर लटके हुए लेखक की स्थिति में थे। धोती डेंग से बंदी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी। अब डेंग को रस्सी, धोती की जो रस्सी है, बीचों बीच लटका बंदी गई थी और इसी कारण वो कुएं में नीचे भी बीचों बीच थे। मुझे कुएं के धरातल की परिधि, धरातल अर्थात नीचे का कुएं का हिस्सा गोल, और परिधि जो गोलाकार है उसके बीचों बीच उतरना था, यानी गोलाकार भाग। इसके माने थे
सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, क्योंकि सांप से थोड़ी दूरी पर ही जमीन पर उतरना है और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, यह बात उन्हें याद रहे। कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। जैसे ही वो नीचे उतरे, ऊपर तो बहुत गोलाकार था, लंबाई व्यास बड़ा था, लेकिन जैसे ही लेखक नीचे उतरे तो उसका व्यास कम होता गया। गोलाकार भाग नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। नीचे जगह बहुत कम थी, तो उनके दोनों के बीच में बस 4 फुट की ही दूरी का अंतर था। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर तो उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटका रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था। ऐसी स्थिति में कैसे सांप को मार सकते थे? उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब लेखक थक गए हैं। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। पीठ दिखाना यानी ये जो कार्य है वो बीच में ही छोड़कर चले जाना। तो उन्होंने ये निश्चय नहीं लिया था सांप को मारकर ही चिट्ठियां लेकर जाएंगे, यह निश्चय उन्होंने किया था। यदि ऐसा करता तो भी कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? अगर लेखक ने सोचा कि चलो वापस मुड़ जाए, तो वो भी नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्हें शक्ति चाहिए थी, साहस थी, जमीन पर उठकर सांस लेने की जरूरत थी। यदि ऐसा करता तो भी कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच जो मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों तो मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती थी। यानी उनका ध्यान, अब ध्यान उनका कहा जा रहा है सांप की ओर, क्योंकि सांप कैसे है, वो तो किसी भी समय उनको चोट पहुंचा सकता है। मुझे एक सूझ अर्थात उपाय, तरीका, दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। क्या किया उन्होंने? दोनों हाथों से धोती पकड़ ली और पैर कुएं के नजदीक रख दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। जैसे ही उनके पैर दीवार को लगे कुएं की, तो वहां की नीचे थोड़ी सी मिट्टी गिरी और वो गिरते ही सांप ने वहां पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टंगे कमर के समकोण बनाती हुई लटकती रही। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि अर्थात गोलाकार भाग पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। अब किस तरह से नीचे उतरना जाए वो अब उन्हें मालूम हो गया। तनिक झुलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। उन्होंने कुएं की दीवार का सहारा लेकर कुएं की जमीन पर वो नीचे खड़े हो गए। आंखें चार हुई। क्यों? क्योंकि अब उनके 1.5 गज दूरी पर सांप बैठा था, शायद एक दूसरे को पहचानना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षु यानी आंख, श्रवा यानी कान, आंखों से सुनने वाला, क्योंकि सांप को तो कान नहीं होते। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था, तो उसके जैसे ही स्थिति लेखक की हो गई। वो भी आंखों से सब बातें सुन रहे थे। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो, क्योंकि अब बाकी की जो इंद्रिय है यानी कान, तो वो काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ आंखों के जरिए ही मतलब ध्यान देकर वो खड़े हो गए। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस और को आक्रमण करता, यानी वो कब कहां से किस दिशा से उन्हें डसना चाहता है।
यहीं पर लेखक का ध्यान रह गया। सांप ने मोहिनी सी डाल दी, अर्थात चित्त मोहने वाला। अब एकाग्र हो गए कि वो कहीं से भी सांप उन पर झपट पड़ सकता है। शायद वह मेरे लिए आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। आकाश कुसुम। अब लेखक ने मन में ठान लिया है कि जैसे तैसे करके डंडे से सर सांप को मार दिया जाए और ऊपर चिट्ठियों को वापस लेकर आ जाए। वह तो आकाश कुसुम, आकाश, आकाश का फूल। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। मिथ्या अर्थात झूठ। जो अनुमान उन्होंने लगाया था और नीचे उतरे थे तो वहां सब झूठ पड़ गया, उल्टा हो गया, क्योंकि नीचे बहुत जगह कम थी। मुझे सांप का साक्षात साक्षात यानी सामने खड़ा होना होते ही अपनी योजना, जो उन्होंने उपाय योजना तरीका अपनाया था, और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। जो उन्होंने ठान लिया था तो वो अब नहीं होगा। यह असंभव है, ऐसा उन्हें महसूस होने लगा। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। साफ है, चिट्ठियां भी पड़ी हुई है, लेखक भी उतर गए, लेकिन जगह बहुत कम है। इसलिए सांप पर डंडा चलाया नहीं जा सकता था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें उसे घुमाया जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। कम जगह के कारण लेखक को सूझ नहीं रहा था कि उसे डंडा फिराकर कैसे मार दिया जाए। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता। अगर वो डंडे से उसके फन या उसके मुंह के नजदीक का भाग दबाकर देते भी तो शायद वो पलटकर उनको जरूर डसता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाते। क्योंकि कम जगह होने के कारण अब वो दुविधा में, संकट में पड़ गए। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी। जहां सांप था वही चिट्ठियां नजदीक पड़ी हुई थी, और एक मेरी और थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैरों पर डटे थे। पैरों यानी मुद्रा, शरीर की स्थिति। सांप का आगे अगला भाग जमीन के ऊपर उठा हुआ है लेखक को डसने के लिए, और लेखक भी उसके सामने खड़े हैं, उसे मारकर चिट्ठियां हासिल करना चाहते हैं। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मूर्छे पड़े हुए थे, पर मेरा मूर्छा कमजोर था, क्योंकि अब लेखक उस स्थिति में थक गए। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ मुझे भी ले जाता। क्योंकि सांप तो बहुत, अगर वो कोशिश करते उसे पकड़कर कुचल कर मारने की, तो बहुत नजदीक होने के कारण वो उन्हें डसता, उनका विष सांप का विष लेखक के शरीर में जा पहुंचता और वो मृत्यु की अवस्था में जाते। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। अब इसी कारण ये सोचने के बाद उन्होंने उसे मारने की बात सांप को मारने की बात का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था, अर्थात यह बात योग्य नहीं थी। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसी उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। डंडे से सांप की ओर से मतलब जो सांप के नजदीक गिरी थी, पड़ी थी चिट्ठियां, उनको अलग दूर किया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लो। मारना या बिल्कुल छेड़खानी करना, ये 2 मार्ग थे। अब लेखक के सामने एक तो सांप को मारना है
या उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। बस यही 2 मार्ग रह गए थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। अब वो समझ चुके, जान चुके कि उसे इतनी कम जगह में सांप को मारना मुश्किल है। और दूसरा रह गया कि उसे हाथ न लगाते हुए वो चिट्ठियों को निकालना। बाध्य होकर दूसरा मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। अवलंबन यानी सहारा लेना पड़ा। कौन सा मार्ग? कि बिल्कुल छेड़खानी न करते हुए चिट्ठियों को लिया जाए। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाई और पड़ी चिट्ठियों की ओर से उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। क्या हुआ यहाँ पर? काली बिजली तड़पी अर्थात सांप ने उस डंडे पर प्रहार किया, पकड़ लिया। हृदय में कंप हुआ, धड़कनें तेज हो गई लेखक की और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा, क्योंकि जैसे ही लेखक ने चिट्ठियों को सरकाया, सांप ने उस डंडे पर प्रहार किया। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यो ही बिदक कर। अब जो लेखक खड़े थे तो वो ऊपर की ओर रस्सी को पकड़कर हो उठे। उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीवसा कुछ लगा हुआ था। पीवसा यानी तरल पदार्थ, द्रव, उसका विष। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था। मानो उसकी जो इतनी इच्छा शक्ति है उसके मारने की, तो वो लेखक को समझ में आ गई कि सांप उस स्थिति में बैठा है प्रहार के करने की, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। यानी मानने वाला कि सांप, लेखक तो पहले ही मान चुके थे कि सांप विषैला है और वो किसी भी समय उन्हें चोट पहुंचा सकता है। उस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ। अपमानित क्यों कहा गया है? कि लेखक है, समझदार है, बोलते हैं, सजीव है और वो छोटे से जीव को जो विषैला है उसे मारना चाहते हैं, लेकिन लेखक की ओर से कुछ न बन पड़ा, लेकिन सांप ने ही डंडे पर प्रहार किया, इसलिए वो अपमान हुआ। या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर फूफू और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूफू और धमाके में टूट गया। यह नीचे जो हो गया कुएं में, उनके भाई ने देख लिया और उन्हें लगा छोटे भाई को कि अब भाई को सांप ने डस लिया है और इसी कारण वो जोर से रोने लगे। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। कष्ट यानी जो मेहनत लेखक ने की थी, विरह यानी दुख। इसीलिए छोटे हैं उनके भाई, तो उनके हृदय पर धक्का लग गया। भातृ स्नेह अर्थात बंधु प्रेम, ताने बाने की चोट लगी, भाई को कुछ हुआ है, इसी कारण उनकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजान न थी, पर उस फूंक और धमाके से मेरा साहस कुछ और बढ़ गया। अब इसी कारण लेखक का और साहस भी बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफों को उठाने की चेष्टा की। लिफाफा, चिट्ठी। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुजलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। गुजल अर्थात गांठ। जब लेखक ने कोशिश की चिट्ठियों को उठाने की, डंडे से छूकर सांप का शरीर उनके हाथ को लगा। उफ, कितना ठंडा था! सांप का शरीर बहुत ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ,
लेखक ने उस डंडे को पटक दिया। यदि कहीं और दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। अब जीवन या मरण का यहाँ प्रश्न है। अब जीना है, कैसे ही करके चिट्ठियों को लेकर जाना है। तो उसके बचने के तरीके हजारों ढंग निकल आए। वह दैवी कृपा थी, भगवान के आशीर्वाद थे। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। आसन स्थिति, मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप सांप के पास से उठाने भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। अब जो डंडा हाथ में रस्सी से बांधा था वो नीचे गिर पड़ा और सांप उस पर ही अपनी मतलब उसने अपना शरीर उस पर, सांप खुद स्वयं उस पर बैठ गया। जीत तो मेरी हो चुकी थी पर अपना निशाना गवा चुका था। क्यों कहा गया है निशाना गवा चुका था? क्योंकि सांप जीवित था, डंडा भी नीचे गिरा है, लेकिन चिट्ठियां हाथ में आ गई। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता। वार चोट। इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर छपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात मैंने उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अगर बीच में डंडा नहीं होता तो वो सांप उनके पैरों को डस लेता था। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था, केवल हाथों के सहारे, पैरों के बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता था। क्योंकि ये जो प्रहार की बात है, इसके लिए लेखक को अपनी ऊर्जा वहां गंवानी पड़ी और वो अब थक गए हैं। तो वो सिर्फ अभी हाथों के बल पर ही ऊपर चढ़ेंगे 15-20 फीट, बिना पैरों के सहारे, केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कम ही, अधिक नहीं। क्यों कहा गया है कम ही? क्योंकि इच्छा शक्ति, अब ऊपर जाने की इच्छा शक्ति है। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा, बाहें भर गई थी, अर्थात थकान से पसीना आ गया था, छाती फूल गई थी, दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, धोकनी चल रही थी। धड़कनें तेज होती है। धोकनी अर्थात चमड़े की वह थैली जिसका एक उपकरण होता है, जो लोहार या सुनार उनकी भट्टी सुलगाने के लिए वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अर्थात भाती। पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं यानी हाथों के बल में ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या इसका अनुमान करना कठिन है? मानो चढ़ते समय हाथ से रस्सी छूट गई तो क्या होता, वो नीचे गिर पड़ते और नीचे सांप था। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा, देह को झाड़-झूड़ कर धोती कुर्ता पहना। अब देह को मिट्टी लगी हुई है तो उसे उन्होंने दूर किया और फिर धोती कुर्ता पहन लिया। फिर किशनपुर के लड़कों को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था। अब लेखक नीचे कुएं में उतरे हैं और यह बात किशनपुर के लड़कों ने देखी थी, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे। हम लोग आगे बढ़े। अर्थात उन्होंने कहा था कि बार बार चेतने की उन्होंने बात दी थी कि यह बात घर वालों को ना बताए। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। मैट्रिकुलेशन अर्थात 10वीं कक्षा पास करने के बाद यह जो घटना घट चुकी थी वो उन्होंने माँ को बताई। सजल नेत्रों से, यानी द्रव सहित आंखों में जो पानी है। माँ ने उन्हें गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को
डहने के नीचे छिपा लेती है। अर्थात पंख के नीचे, जिस तरह चिड़िया अपने बच्चों को छिपा लेती है, उसी तरह माँ ने छिपा लिया। क्यों? ऐसी दशा में मेरा बेटा वहां से, मतलब मृत्यु के द्वार से वापस लौट आया है। कितने अच्छे थे वे दिन। लेखक को वे दिन याद आ रहे। उस समय राइफल न थी। राइफल यानी पिस्तौल। डंडा था। क्या था लेखक के पास? डंडा। और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। रोचक, मनोरंजक और भयानक, डरावना। क्यों कहा गया है? क्योंकि पिस्तौल, जिस तरह पिस्तौल तुरंत ही मार देती है, तो उससे ज्यादा डंडे का उपयोग यहाँ हुआ है। और इस तरह वह अपनी जिंदगी में वापस लौट आए। अगर आपको इसका भाग 1 देखना है तो इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।